कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? बने बने हाबो। संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जानत हो कि हमार छत्तीसगढ़ के माटी है अधिक उपजाऊ है कि यहाँ हमार किसान भाई मन है नाना प्रकार के फसल लेकर के बढ़िया लाभ ला कमाथे। और संगवारी हो, आज जिसे आप मन देखत हो, मैं हाँ खड़े हूँ आम के बगीचा में। तो हमार आज के विषय रही कि हम आम के खेती में ओकर प्रबंधन कैसन ढंग के करन, ओकर पुष्पन के समय हमन हा का बात के ध्यान रखन और ओकर संगे संग हम अधिक लाभ कमाए बर आम के बगीचा में और काय कर सकथन, ये जम्मो विषय में गोड़ बात करबो। संगवारी हो, ढेर अकन चर्चा करबो, गोड़ बात करबो, लेकिन ओकर से पहले आप मन बर हवय कुछ खास। समन्वित खेती से तात्पर्य ये है कि जो हम कृषि कर रहे हैं उसी से संबंधित अन्य जो घटक हैं, अवयव हैं या खेती संबंधित जो अन्य व्यवसाय हैं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और साथ में सब्जी और फलों उत्पादन, इन सब का आपस में समन्वय करना, जिससे किसान को अपने उसके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका उचित उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, ये समन्वित खेती है। पुराने समय में हम कृषक उसे ही कहते थे जो नमक के अलावा बाकी सारी चीज़ें अपने खेत से ही उगाए। तो अगर कहें तो हमारे भारत देश में शुरू से ही समन्वित खेती का प्रबंधन का कार्य होता रहा है, लेकिन हरित क्रांति के बाद लोगों की रुचि एक फसल या दो फसल उगाने में हो गई और धीरे धीरे ये कम होता गया। लेकिन आज की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में हम देखें तो जिस तरीके से रोज़मर्रा के खर्चा बढ़ रहे हैं और लोगों के पास रकबा कम हो रहा है, ऐसी स्थिति में उनको अपने जीवन यापन के लिए एक या दो फसल पे निर्भर नहीं हो सकते। उनके पूरे परिवार के अच्छे पोषण के लिए ज़रूरी है कि वो समन्वित खेती को अपनाएं। समन्वित खेती से अगर हम मुख्य लाभ की बात करें तो समन्वित खेती से सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम इसमें सिर्फ एक किसी घटक पे निर्भर नहीं रहते, बहुत सारे घटक रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी समय मौसम बिगड़ जाए या मार्केट में जैसे सब्जियों की बात करें तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता रहता है, उनका प्राइस, उनका रेट। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक ही फसल या दो फसल लें तो उसमें किसान की जो इनकम है वो टूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम बहुत सारे घटक को साथ में लेके चलते हैं तो जो किसान होता है उसको एक नुकसान से कह सकते हैं हम, उसका बचाव हो जाता है, उसका जोखिम कम हो जाता है। संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जिससे कि आज हमन गोड़ बात करत हन कि कैसन ढंग के हम आम के बगीचा में आम के प्रबंधन करबो और ओकर संगे संग ओकर पुष्पन के समय में का हमला सावधानी रखना है, ये विषय में गोड़ बात करबो। और संगवारी हो, यही विषय में गोड़ बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर GL शर्मा, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो सबले पहले तो हम यही जानना चाहबो कि अगर हमार किसान भाई मन हा आम के सुघ्घर खेती ला करत हवे तो ओमन ला कैसन प्रकार के ओमन लाभ हो सकथे और ओकर संगे संग ओमन हा और कौन कौन से प्रकार से लाभ के जन जरिया है तेला निकाल सकथे। आओ देखथन और सुनथन ये विषय में काय कहा थे हमार डॉक्टर साहब। आम हमार फलों के राजा के नाम से प्रसिद्ध है और हर आदमी चाहता है कि कम से कम आम के मौसम में बने सुघ्घर आम खाए बर मिले। तो हमार किसान भी चाहते हैं कि मैं आम के बने खेती कराऊँ और खुद भी खाऊँ और बने सब ला खिला के अच्छा लाभ कमाऊँ। तो हमार मुख्य उद्देश्य ये रहते। तो हम आज ये चर्चा करबो कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण परिक्षेत्र में हमन कैसे कैसे आम के खेती करन और कब कब करन, जैसे किसान ला और कौन कौन पद्धति से करन तो हमारे किसान ला ज़्यादा लाभ हो और ओला अच्छा से अच्छा आम के किस्म भी प्राप्त हो सके। तो जैसे पहला बात रहता है कि हमारे किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि आम खेती कहाँ कहाँ करे जा सकते। तो अगर आप जलवायु के प्रकार से देखबो तो आम के खेती हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेके बस्तर तक और इति नांदगांव से लेके महासमुंद तक सभी जगह आराम से आम की खेती हो सकते। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जलवायु आम की खेती पर उपयुक्त है। जलवायु के हिसाब से आम की खेती में कहीं कोई समस्या नहीं है।
दूसर बात आते है कौन खेत में आम की खेती करना है, कौन खेत में आम की खेती नहीं करना है। तो आम की खेती पर जैसे हम सोचन कि हमार लाभ भी बराबर बने रहे और आमा भी मिलत रहे। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे हमार धान के मेड़ बने हैं, तो धान के मेड़ में भी हम आम के पौधा आराम से लगा सकथन और साथ साथ धान की भी खेती कर सकथन। और अगर आम के बीच में जो बचे जगह में सब्जी भी लगा सकथन तो आम के समय आम मिली और बाकी समय जो खाली ज़मीन है उनमें हम अन्य फसल जैसे सब्जी फसल भी लगा सकथन। जैसे आप मन देखा तो यहाँ फूल गोभी, पत्ता गोभी लगे है, गांठ गोभी लगे है, फूल लगे है, टमाटर लगे है और एकर अलावा अन्य भी सब्जी हम जैसे जिमीकंद है, अदरक है, हल्दी है, ये एकर भी हम खेती आम के बगीचा में करके आम के समय में आम के लाभ और बाकी समय अन्य फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आम में का रहता है कि इनमें ज़मीन ज़्यादा लगते और किसान एके फसल लगा के साल भर नहीं अगोड़ सके और सोचते। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़े बड़े बगीचा में आम के खेती करे में यही समस्या आते, किसान सोचते कि साल में एक एक मोला पैसा मिलते और बाकी समय ओकर सिर्फ सेवच करना है। तो सेवा करना है तो खाली ज़मीन में ऐसे फसल लगा के अपन उत्पादन लेना है, ओकर सेवा करना है कि हमारा नियमित रूप से वर्ष भर ओकर से पैसा मिलत रहे। तो एमे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम आम कौन तरीका से लगान कि जेकर से हम ओकर नीचे भी फसल लगा के लगातार नियमित रूप से आय प्राप्त कर सकथन और जब भी आम के फसल आते तो आम के फसल से आय प्राप्त कर सकन। तो संगवारी हो आप मन देखियो सुने कि कैसन ढंग के आप मन हाँ आम के खेती ले सुघर लाभ ला कमा सकते हो। ये विषय में हमार गोट बात करी से हमारे डॉक्टर साहब है। अब हमन जानथन संगवारी हो कि आम के खेती में हम जमीन के तैयारी कैसन ढंग के कर सकन और ये ज़मीन के तैयारी है उतके ही महत्वपूर्ण है संगवारी हो। काबर कि जैसन हमार ज़मीन के तैयारी होई वैसने ही हमार जन खेती हवे तेन होही। तो आओ सुनथन और देखथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। आम के खेत के चयन कर लें तो आम के खेत पहले देख लें कि उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। कि जैसे हमारे जो बहरा टाइप के खेत रहते उनमें 3-4 महीने तक पानी भर रहते, तो ऐसे जगह हमन मन ला आम के पूरा बगड़े बगीचा नहीं लगाना चाहिए। भर्री वगैरह जहाँ पानी निकल जाते वहाँ आम के बड़े बगीचे लगाए जा सकते और धान के मेड़ में भी आम के पौधा लगाए जा सकते। तो ये तो भूमि के चयन हो गए। अब भूमि के तैयारी पर आम में सबसे महत्वपूर्ण है नींव खोदना। जैसे हम एक मकान बनाथन तो ओकर नींव खोद के ओकर मजबूत बनाथन कि जतका मजबूत रही उतका हमार मकान भी जतका टिकी ही। तो वैसने ही आम के पौधा पर नींव खोदना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम यही गलती करतन, कई जन यही गलती करते और बाद में हमें समस्या आते। तो एला लगाए पहले निश्चित कर लो कि हमन ला 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हम कहा सोचते कि वो तो अपन मतलब पौधा है अपन जड़ ला खुद खींच ले ही, ऐसे दिक्कत वो बात सही है। हम यहाँ हमारा उद्देश्य है कि हमारे पौधा अच्छा बढ़े, स्वस्थ रहे और ओला सही और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो ओकर बर का है ओला सही तरीके से नींव देना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही किसान भाई ध्यान रखे। कई बार सोचते हैं कि आदमी लेबर नहीं है, ये समस्या वो समस्या। ये सबसे महत्वपूर्ण अगर हम ये चीज़ ला सही से कर लेबो तो हम आगे बहुत तरह के समस्या के समाधान हो जाए। तो अगर सही आकार के हम गड्ढा करबो तो हमार पौधा स्वस्थ बढ़ी, तेज़ी से बढ़ी, अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, पौधा मजबूत रही, तो हमें कीड़ा बीमारी के भी समस्या कम आई। तो एला बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम मकान के नींव खोदथन वैसे ही पौधा के गड्ढा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा आराम से खोद ले, जहाँ और आम के 2 पेड़ मतलब 10 मीटर के दूरी में लगाना चाहिए। अगर हम जैसे मेड़ वगैरह में लगाथन तो वो दूरी ला 5 से 7 मीटर तक भी ला सकथन। क्योंकि मेड़ में हम कहा है कि एक एक लाइन लगाबो। तो धान के मेड़ में लगाना है तो मेड़ में लगाए पहले हम देखन कि उत्तर दक्षिण दिशा वाला मेड़ में लगाई जाए। उत्तर दक्षिण दिशा वाला मेड़ में लगाए फ़ायदा ये है कि आम के पौधा अपन जगह बढ़ी और ओकर छाया हमार धान में नहीं पड़ी, तो हमार धान के भी फसल प्रभावित नहीं हुई। कई बार कई किसान भाई बने ही शंका करते कि अगर हम आम ला अगर चारों तरफ मेड़ में लगा देबो तो ओकर छाया में तो हमारा धान कम होही। तो आप मन ये ध्यान रखो कि उत्तर और दक्षिण दिशा वाला मेड़ में वो तरफ से लाइन लगाओ तो जेकर से पूर्व पश्चिम के सूर्य के प्रकाश पूरा धान के ऊपर आ सके। तो ये हो गए है ना। ओकर बाद ये तो गड्ढा हो गए और ओकर दूरी हो गए। ओकर बाद गड्ढा ला कैसे भरे जाए और कैसे आम के पौधा लगाया जाए। तो आम के पौधा जैसे हमन
देखे हन तो स्वस्थ पौधा के चयन करना बहुत जरूरी है। तो भाई संगवारी हो ढेर कन चर्चा हुई से गोड़ बात हुई से और ढेर कन चर्चा गोड़ बात अभी बाँचे हवे। अब बेरा हो गया एक ठन सुघर संदेश के, आप मन देखाओ ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, ये तो रही से जमीन के तैयारी कैसन ढंग के करन और जलवायु यहाँ के कैसे है, ये जब जम्मो गोड़ बात ला हमारे डॉक्टर साहब आप मन ला बताई सब है। फिर संगवारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम आम के कौन कौन से किस्म ला अपन खेत में लगान, जेकर से हमारे जिन किसान भाई मन हैं वो मतलब जल्दी से जल्दी उत्पादन मिले। तक कौन कौन से प्रकार होना चाहिए आम के, और ये सब प्रकार मन हम मतलब कहाँ कहाँ से मिल सकत हवे, यहू जम्मो गोड़ बात ला करबो कि आम के बुआई के विधि का होना चाहिए, कैसन प्रकार से बोला लगाना है हमन ला, और वो हमन ला कहाँ से मिल पाही। तो ये जम्मो गोड़ बात ला आप मतलब बतावत है हमारे डॉक्टर साहब है। आओ देखथन और सुनथन वह क्या कहत है। तो अच्छा किस्म के चयन हम कर सकथन। तो जैसे आम में क्या है कि कभी भी एक ही किस्म के पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनमें फल पर परागण से आते हैं। तो हमेशा आम में मिश्रित किस्म के पौधा लगाना चाहिए। जैसे आप मान लो 5 पौधा लगात हो तो 5 पौधा 5 अलग अलग किस्म के लगाओ, तो ओमे का परागकण ही और सही होकर परागण हुई। तो एमे जैसे कुछ जल्दी किस्म आते जिनमें मोर जल्दी आते, कुछ में मध्यम समय आते, कुछ में देरी से आते। तो वो तरह के किस्म के चयन करके, जैसे जल्दी किस्म में हमारे करा बॉम्बे ग्रीन है ना, और मध्यम किस्म में दशहरी लंगड़ा है, लेट किस्म में हमारे करा छत्तीसगढ़ नंदीराज है, छत्तीसगढ़ अचार है, छत्तीसगढ़ स्वर्ण प्रभा है। ये हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो किस्म विकसित किए गए ओकर नाम के सामने छत्तीसगढ़ लिखे हुए, तो वो समझ जाही कि ये किस्म हमारे यहाँ द्वारा चयनित है। तो ये तरह से लगाना चाहिए। और साथ में अगर किसान भाई ज़्यादा संख्या में आम के लगाते हैं तो 1-2 अचारी आम जो बोलते हैं कुरुक्कन किस्म, ओला जरूर लगाना चाहिए। एकर काहे परागण में बहुत सहायक होते हैं। हमारे बगीचा में भी आप देखो तो कुछ पौधा हम 2-2 लाइन कुरुक्कन के लगा कर रखे हैं। करीब यहाँ 20 एकड़ में के बगीचा है, तो हमें कुरुक्कन बीचों बीच लगाए गए हैं। तो कुरुक्कन के काहे परागण करे में बहुत बढ़िया रहते। तो ये किसान भाई किस्म के चयन हमेशा मोर आग्रह है कि मिश्रित किस्म लगाए, अगेती किस्म कुछ,
तो उमें करीब अगर 100 पौधा भी लगाना है तो 20-20 पौधा करके आप अभी किस्म के लगाओ, तो आपका आम भी हर महीना मिल ही, आम के पूरा मौसम हर अप्रैल मई से चालू होकर जुलाई अगस्त तक आम मिल ही, और साथ साथ हमें आम के उत्पादन भी अच्छा हुई। इनमें फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग समय के वैरायटी लगाए। मान लो कभी एक आध बार बारिश आ गई या आंधी तूफान आ गए तो पूरा आम के फसल बर्बाद नहीं हो, क्योंकि कुछ किस्म में होकर कम असर पड़ी, कुछ किस्म में ज़्यादा असर पड़ी। तो हमन ला औसत रूप से आम के फसल लाभदायक बिल्कुल आराम से बन जाए। तो ये तो किस्म के चयन हो गए। अब कैसे कैसे लगाए ये विधि हो गए। अब पौधा के कहाँ से प्राप्त करें, तो पौधा देखिए, आम के पौधा आप सही पौधा के चयन करना जरूरी है। तो देखिए उद्यान विभाग के और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नर्सरी प्रदेश के विभिन्न भागों में है, तो आप मन वहाँ से पहले पता कर लो, बुकिंग करा लो। कई बार कहा था कि पौधा कम रहते और ग्राहक ज़्यादा हो जाते, ये समस्या हमरों मन करा थे। तो आप मन पहले से पता कर लो, और साथ साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कुछ नर्सरी मतलब मान्यता दे गए हैं ओमन के मतलब इंस्पेक्शन करके, तो वो नर्सरी से भी आप उच्च गुणवत्ता के पौधा प्राप्त कर सकते हो। तो वही संगवारी हो, आप मन जाने सुने कि कौन कौन से प्रकार के किस्म हैं जेन ला लगा के हमन हाँ आम के खेती ला कर सकथन, और ये कर संगे संग आम के खेती के बीच में हमन हाँ और विभिन्न प्रकार के खेती करके, जैसे कि गोभी के खेती हो गए, बंधी के खेती हो गए, ऐसा प्रकार के खेती करके हमन हाँ ओकर से भी लाभ के एक जरिया बना सकथन, यानी कि आम के आम और गुठली के दाम। फिर संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के फसल हो या जीवन चक्र हो, एकर बर पानी बहुत महत्वपूर्ण हवे। तब भाई जल प्रबंधन आम के खेती में कैसन ढंग के करन, यही विषय में ढेर कन चर्चा करत है, गोट बात करत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वो काय कहत है। जो हम अगर मेड़ में लगाथन, तो मेड़ में लगाथन तो हमन मन ला जल प्रबंधन के ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि खेत में हमन पानी देथन तो मेड़ में फीडिंग जो कर पोषक जड़ है, शोषक जड़ है, वो पानी चूस लेते, तो खेत में पानी दे से मेड़ में भी पानी आ जाते। और अगर बीच में हम जैसे सब्जी के फसल लगाथन तो ओला नियमित रूप से पानी देबो तो वो जड़ ला मिल जाही। और ख़ासकर विशेष रूप से जब फूल के समय थोड़ा पानी कम करना चाहिए। तो ओमें कहा रहा था कि ज़्यादा पानी अगर उस समय दे दें फूल और फलन में एकदम से ज़्यादा पानी, तो ओमें का पूरा फूल और फल झड़े के समस्या आते। तो किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि नियमित रूप से नियमित अंतराल पर सिंचाई करें। जैसे अगर सब्जी में हम एक हफ्ता में पानी देते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है ना, तो ओला साथ साथ भी मिल जाही। और ये देखें कि बहुत ज़्यादा पानी पौधा के जड़ में तो नहीं भरत है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, मतलब घरों में खास कर ये समस्या रहते कि एक दो आम के पेड़ लगाए रहते और अतिक पानी दे देते कि वो बेचारा पूरा फल झड़ जाते। तो इला भी बहुत ध्यान है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बहुत कम पानी भी नहीं देना है। तो हफ्ता 10 दिन के अंतर में अगर हम पानी देबो तो कहीं कोई समस्या नहीं आई, है ना। और अगर हम व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा से खेती करना है तो हम ड्रिप सिस्टम मेड़ में जैसे लगाए हैं, तो हम ड्रिप के दोनों तरफ एक एक ट्यूब लगा देबो और ओला समय समय पे चालू करबो तो ओकर पानी के रिक्वायरमेंट भी पूरा हो सकते। और साथ साथ में हम जो घुलनशील खाद भी देके ना अच्छा उत्पादन ले सकते। तो हमारे यहाँ जो धान के खेत में फल के खेती के बहुत अच्छा मॉडल हमारे घर विश्वविद्यालय द्वारा बनाए भी गए हैं, और ओला किसान भाई अच्छा करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारा खेती से आय बढ़ाना ये हमारी जवाबदारी है। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि ये कैसन प्रकार के जानकारी आप मन ला जल प्रबंधन के विषय में हमारे डॉक्टर साहब बताई सब है। अब संगवारी हो, मुख्य रूप से बात करते हैं कि खाद प्रबंधन के और खरपतवार नियंत्रण के। काबर के संगवारी हो, खाद प्रबंधन भी उतके जरूरी है कोनो भी प्रकार के फसल में, और विशेष रूप से जब हम आम के खेती करथन तो वहाँ कैसन प्रकार के खाद प्रबंधन होना चाहिए, ये ला भी जानना उतके महत्वपूर्ण है। आओ जानथन और सुनथन ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब। पहला जब गड्ढा करथन उस समय हम पोषण देथन करीब 30 से 40 किलो गोबर खाद सड़े हुए, और करीब करीब हम जो मतलब 250 ग्राम मतलब NPK 12-32-16 करके खाद आते। अगर 250 ग्राम हम डाल दें तो 1 साल के ऊपर आवश्यकता पूरा हो जाते। तो अब किसान भाई जब पहला साल हो गया, फिर पहला साल से लेकर 10 साल तक एक प्रबंधन खाद के मैं कैसे वो बताऊँ वो हिसाब से कर ही, तो आम के अच्छा उत्पादन, अच्छा लाभ और कीड़ा बीमारी के भी रोकथाम और स्वस्थ पौधा रही, क्योंकि स्वस्थ पौधा रही जब भी हमारा अच्छा उत्पादन मिले। तो जैसे हम एक थोड़ा
थोड़ा सा मतलब दिमाग में जोर दे के समझे के बात है कि जैसे 1 साल के पौधा है, फिर 2 साल के है, 3 साल के है, 10 साल तक के मैं खाद के बताऊँ। तो जैसे पहला साल है तो हमारा बोला 10 किलो गोबर खाद, ठीक, और 100 ग्राम नत्रजन, ठीक, 75 ग्राम स्फुर और 50 ग्राम पोटास। ये तरह के हम बिना सॉइल टेस्टिंग के बताथन। अगर किसान भाई स्वयं के मृदा कार्ड बनाए हैं तो वो हिसाब से ओला परिवर्तित कर सकते, ठीक, क्योंकि हर जगह संभव नहीं है कि हम पहले सॉइल टेस्टिंग कराएं, पर ओला मतलब उर्वरक और खाद देना जरूरी है। तो ये वही मात्रा ला फिर हर साल बढ़ाना है। जैसे 100 के 10 किलो गोबर खाद के 20 किलो हो जाइए, और 100 ग्राम नत्रजन के 200 ग्राम हो जाइए, 75 ग्राम स्फुर के 150 ग्राम हो जाइए, और ओकर बाद जो हम 50 ग्राम पोटास बताएं ओकर 100 ग्राम हो जाए। तो ये हिसाब से बढ़ात अगर हम देखबो तो जो 10 साल के पौधा है ओकर 100 किलो गोबर खाद हो जाए, 1000 ग्राम नत्रजन हो जाए, 750 ग्राम हमार स्फुर हो जाए, और 500 ग्राम पोटास हो जाए। तो ये पूरा जैसे हम खुद पूरा बढ़ गया ना पौधा, वो हिसाब से ओकर पूरा खुराक हो गया। तो ये खुराक के मात्रा बिल्कुल समझ जाना चाहिए, 1 साल से लेकर 10 साल तक ये हिसाब से देना है। तो ये मात्रा हो गए, कद का देना है ये हो गए। अब कब वो कैसे देना है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इला 2 भाग में देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इला एक ही बार में नहीं देना है। तो पहला जो आधा भाग है, मतलब जैसे 100 किलो है 50-50 2 भाग में बांट लो। तो मानसून बरसात के मौसम शुरू है पहले, जैसे ही 1-2 पानी गिर जाते तो ओला चारों तरफ देना है। ओकर बाद दूसरा जो मात्रा बची सोला बरसात खत्म होने के बाद, मतलब सितंबर-अक्टूबर में। तो एक मात्रा बरसात चालू होने के पहले, और जो बचे हुए आधा मात्रा है ओला बरसात ख़त्म होने के बाद देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे पेड़ बढ़ रहा रहते वो हिसाब से हम अगर निदाई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर हम ड्रिप पद्धति के सिंचाई के प्रयोग करत हन तो हम ओकर प्लास्टिक मल्च भी लगा सकते हैं। तो प्लास्टिक मल्च लगाए के जो फ़ायदा है, एक तो पानी के बचत होगी, पोषक तत्व ड्रिप से जाए पोषक तत्व के बचत होगी, और साथ साथ वो जो मल्चिंग लगाए से हमन ला खरपतवार वगैरह के भी संरक्षण मिली, और ज़मीन में नमी नियमित रूप से बने रही। तो भाई संगवारी हो, आप मन सुने देखे कि कैसन प्रकार के आप मन हाँ आम के खेती करके आम और गुठली के दाम दोनों ले सकत हवो। और आप मन ला ढेर कन जानकारी दी से हमारे डॉक्टर साहब है। ये जानकारी ला आप मन हाँ बिल्कुल धर बांध के सुरता रखो और अपन क्षेत्र में ये ला जरूर अपना हूँ। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा होई से, गोड़ बात होई से, और अब बेरा हो गए एक ठन सुघर गीत संगीत के। आओ देखथन सुनथन ये गीत ला। उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे भैया उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे, उड़ भागे दीदी उड़ भागे। परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे, परदेसी सुवारे नैना लड़ा के उड़ भागे। संगवारी हो, आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।